हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीए हिंदी मीडियम साइंस स्कूल। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कूलॉम्स लॉ, कूलाम के नियम, विद्युत बल के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है कि किस प्रकार किन्हीं दो बिंदुवत तथा स्थिर आवेशों के मध्य एक विद्युत बल लगता है। तो अब अपन उसी आवेश से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल ए वेक्टर से। ठीक है, तो अब अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो सर विद्युत क्षेत्र क्या है? तो बच्चों इसकी परिभाषा लिखना आप इन्वर्टेड कोमा लगा के। किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह काल्पनिक क्षेत्र, उत्पन्न वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित या हल्की वस्तु, जिसमें अन्य आवेशित या हल्की वस्तु एक बल अनुभव करे, एक बल अनुभव करे, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो अब देखना आगे। तो सर ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, यानी किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश या कोई हल्की वस्तु एक बल अनुभव करे, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव करे, तो वह क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो अब बात आ गई सर कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है, दिशा क्या होती है, बताओ। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि यदि आप किसी आवेश से r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस P बिंदु पर क्या करो? एक परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज रख दो। सर ये परीक्षण आवेश क्या होता है? ये परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है, वर्चुअल चार्ज है, जिस पर आवेश प्लस का एक कूलाम, इसको बोलते हैं एकांक धनावेश। तो परीक्षण आवेश एक एकांक धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, तो इसके ऊपर लगने वाला विद्युत बल ही क्या बन जाता है? विद्युत क्षेत्र बन जाता है। अब कैसे बताते हैं अभी तुम्हें आगे। उसके पहले बच्चों ये जो विद्युत क्षेत्र है ना, कौन? विद्युत क्षेत्र, ये एक बच्चों सदिश राशि है। क्या होती है? सदिश राशि। ठीक है, और यदि एक सदिश राशि है तो इसकी दो चीजें होती है, एक तो इसका परिमाण और एक इसकी दिशा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बच्चों किसकी? विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण या तीव्रता कितनी होती है बताओ। तो बच्चों फिर से परिभाषा नोट करना। विद्युत क्षेत्र की आपके तीन परिभाषाएं आएगी, जिसमें से एक तो आप लिख चुके और बाकी की बच्ची दो। एक मैं आपको बता रहा हूं, परंतु आपको तीसरी परिभाषा याद रखनी है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो सर क्या है बताओ। तो बच्चों ध्यान देना, यहां पे लिखो परिभाषा नंबर 2 वाली, है ना, इन्वर्टेड कोमा में लिखना। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान उस बिंदु पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के तुल्य होता है। उस बिंदु पर लगने वाले विद्युत बल
तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के तुल्य होता है। अर्थात तो बच्चों ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, लिमिट क्यू नॉट टेंडेंस टू जीरो एफ ई वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। सर लिमिट क्यों लगाया, आपने तो अनुपात बोला था, तो अनुपात कर दिया, लिमिट क्यों लगाया। बच्चों यही बात है इंपॉर्टेंट, क्या स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य हुआ, यानी उसका मान बहुत कम होना चाहिए, इसलिए अपन क्या काम में लेते हैं, लिमिट। तो ये आपके एक विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बन गया। तो अब अपन इससे निकालते हैं इसका मात्रक। सर बताओ इसका मात्रक क्या होगा। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, बल का तो न्यूटन, आवेश का कूलाम, या फिर एक और मात्रक है जो कहलाता है वोल्ट पर मीटर। अब निकालते हैं इसकी विमा। विमा बताओ, तो विद्युत बल की तो विमा होती है m1 L1 T-2 अपॉन आवेश की विमा बताई थी A1 T1। हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, m1 L1 T-3 A-1। तो ये विद्युत क्षेत्र की विमा कहलाती है। तो ये तो हो गई बात किसकी, विद्युत क्षेत्र का परिमाण व तीव्रता की। तो एक फॉर्मूला आ गया, इससे अपन विद्युत क्षेत्र का मान अभी ज्ञात करेंगे। अब आती है आपके नंबर 2, क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा। बताओ सर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो बच्चों विद्युत बल की, आपके विद्युत बल की जो फॉर्मूला है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो यहां पे फॉर्मूले में बल ही एक सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, विद्युत बल की दिशा में, विद्युत बल की दिशा में, यानी उस परीक्षण आवेश में जिस दिशा में विद्युत बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। कैसे, तो इसको जानने के लिए अपन देखते हैं कैपिटल Q ग्रेटर देन 0, यानी आपके कैपिटल Q क्या है, 0 से बड़ा यानी धन आवेश, और यदि आपके ये प्लस कैपिटल Q आवेश है, धन आवेश है, तो इसके पास में यदि कोई परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो इस दिशा में बल लग रहा है तो इसी दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, या फिर इसको बोला जाता है क्या, त्रिज्यतः बाहर की ओर, त्रिज्यतः बाहर की ओर। तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है, त्रिज्यतः बाहर की ओर। और इसी प्रकार अपन लेते हैं यदि Q क्या हो, माइनस का हो, लेस देन 0, नेगेटिव हो। यदि आवेश माइनस का है तो यदि कोई परीक्षण आवेश होगा तो धनात्मक आवेश क्या होगा, आकर्षित होगा। तो आकर्षित होने के कारण इसकी दिशा किधर होती है, त्रिज्यतः अंदर की ओर, त्रिज्यतः अंदर की ओर। तो ये हो गई आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके कारण, धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश के कारण। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र त्रिज्यतः बाहर की ओर होता है और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र त्रिज्यतः अंदर की ओर होता है। तो ये हो गया आपके इसका फॉर्मूला और ये हो गया आपके इसकी दिशा। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई Q आवेश हो तो उस पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आपकी इसकी। तो बच्चों अब मैं इसके आगे आपको नोट लिखवाने जा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। सर बताओ विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। तो यदि आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा निकालनी है तो फॉर्मूला देखो, मैंने आपको कहा था बच्चों यही परिभाषा आपको याद करनी है, स्टार लगा लेना इसके बहुत सारे। सब परिभाषा कैसे बनाते हैं, जो हर में राशि होती है उसको क्या कर देते हैं, पर यूनिट। तो देखना यदि Q0 बराबर प्लस का 1 कूलम यानी कि एकांक धनावेश, तो आपके विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा, विद्युत बल के होगा कि नहीं होगा। अरे Q0 बराबर 1 है तो विद्युत क्षेत्र विद्युत बल के बराबर। तो बच्चों परिभाषा लिखो, लिखना इन्वर्टेड कोमा लगा के, एकांक धनात्मक आवेश पर, एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही, लगने वाला विद्युत बल ही
उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तुल्य होता है। ठीक है, तो यही विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट, तो अब अपन आपके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में स्मॉल q आवेश पे विद्युत बल। मान लो जैसे आपके कैपिटल ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र लग रहा है जिसके अंदर एक कोई स्मॉल q आवेश है, तो इस पे कितना विद्युत बल लगेगा। तो बच्चों ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र से अभी आपने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल बटे आवेश। तो यदि आपको विद्युत बल निकालना है तो विद्युत बल निकालने के लिए क्या करोगे, Q इंटू ई वेक्टर, यानी उस आवेश को विद्युत क्षेत्र से गुणा करते ही वो क्या बन जाता है, विद्युत बल प्राप्त होता है। यदि आपके दो आवेश हैं तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यदि आपके एक आवेश है तो एक आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल F बराबर Q इंटू ई वेक्टर होता है। ठीक है, तो आपके न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल क्या होता है, M इंटू एम ए। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके ए त्वरण है उसको ज्ञात कर सकते हो, किसके बराबर होगा, एफ ई अपॉन एम या फिर Q इंटू ई अपॉन एम। तो इस सूत्र के द्वारा अपन अभी आगे कुछ कई न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो ये हो गया आपके विद्युत बल का फॉर्मूला। ये तो बल है, अब देखते हैं अपन विद्युत बल की दिशा। इसकी दिशा किधर लगेगी, तो बच्चों दिशा पे ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। मान लो जैसे आपके कोई विद्युत क्षेत्र लग रहा है, सर ये समानांतर रेखाओं के रूप में लगने वाला विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, ये समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान, और इसके अंदर आपके कोई प्लस स्मॉल q आवेश है, तो यदि कोई प्लस स्मॉल q आवेश है तो इससे प्रतिकर्षित होगा, तो प्रतिकर्षण बल विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगता है F प्लस Q वेक्टर बराबर Q इंटू ए वेक्टर, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। यानी आपके जो धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगता है। और यदि यहाँ पर कोई ऋणात्मक आवेश हो तो ऋणात्मक आवेश पे बल आकर्षण होगा, तो ये आपके क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो बच्चों ये हो गया आपके विद्युत बल की दिशा। धनात्मक आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणात्मक आवेश पे विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब अपन नेक्स्ट आपके डेरिवेशन पढ़ते हैं, वो क्या है, एकल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आपके कोई एक एकल आवेश है, एकल आवेश का मतलब एक आवेश, उसके कारण r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ज्ञात करें। तो देखना बच्चों, माना एक प्लस कैपिटल Q आवेश कैपिटल O बिंदु पर उपस्थित है, तो इसके कारण किसी P बिंदु पर R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए अब अपन क्या करेंगे, उस P बिंदु पर सबसे पहले एक परीक्षण आवेश रखेंगे जो एकांक धनात्मक आवेश होता है, इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, तो इस पे लगने वाला विद्युत बल इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में। तो आपके इस परीक्षण आवेश पे विद्युत बल, तो देखना परीक्षण आवेश पर विद्युत बल कितना होगा बच्चों, तो सर के Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। बोलो वाग नहीं हुआ। तो आपकी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो सर अपने विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है कैपिटल ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंडेंस टू 0 एफ ए वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। हल करें तो लिमिट क्यू नॉट टेंडेंस टू 0 1 अपॉन क्यू नॉट इंटू बल कितना है बच्चों, ये रहा फोर्स के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्यू नॉट से क्यू नॉट कर गया तो आपके विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या बन गया, ए बराबर, यानी कि सिंगल चार्ज एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप आपके दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो यदि मैं बोलूँ इसका परिमाण कितना होगा, न्यूमेरिकल निकालने के लिए परिमाण कितना होगा, तो ये बराबर होता है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यदि इसकी दिशा की बात की जाए तो बच्चों आवेश किसका है, प्लस का, और प्लस के आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र क्या था, अभी बताया था, त्रिज्यत बाहर की ओर। और यदि आपके आवेश 0 से छोटा हो, ठीक है, यदि आपके आवेश 0 से छोटा है तो इसके कारण आपके आवेश क्या यानी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, त्रिज्यत अंदर की ओर। ठीक है, तो ये होता है आपके क्या, विद्युत क्षेत्र। फॉर्मूला कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किस में आई बात, या ये निर्वात में। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किस में, माध्यम में। तो बताओ सर, माध्यम यदि किसी कैपिटल क्यू आवेश के चारों तरफ माध्यम हो, एप्सिलॉन आर हो, तो आपके विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो बच्चों ध्यान देना, माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। 1 एप्सिलॉन आर अलग लेंगे तो क्या आएगा, 1 एप्सिलॉन आर इंटू ए निर्वात, यानी निर्वात में लगने वाले विद्युत क्षेत्र का 1 एप्सिलॉन आर गुणा हो जाता है माध्यम में, यानी कि माध्यम में लगने वाला विद्युत क्षेत्र निर्वात की तुलना में सदैव क्या होगा, कम होगा, कम। 1 एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आपके नोट नंबर 2 क्या है, ए तथा आर। ए तथा आर, आर क्या है, दूरी में वक्र। ए तथा आर में वक्र खींचेंगे तो ये तो हो गया आपके ए विद्युत क्षेत्र और ये हो गया आपके आर दूरी। तो ए दूरी के वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो आपके ग्राफ बन गया ऐसा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, तो ए व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा। हुआ नहीं हुआ, तो ये हो गई बात इसकी। अब अपन देखते हैं आपके नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 भी आपके ग्राफ है, वो क्या है, ए तथा 1/r स्क्वायर के मध्य वक्र। तो बच्चों नोट नंबर 3 देखना, ए तथा 1/r स्क्वायर में वक्र। तो सर जो आपके ई है वो 1/r स्क्वायर के समानुपाती है, और समानुपाती का वक्र कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है। तो ये हो गया ई और 1/r स्क्वायर के मध्य वक्र। हुआ कि नहीं हुआ, तो ये तो होगी बात इसकी। अब देखते हैं नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 ये बोलता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके अंदर आपके उस परीक्षण आवेश, यानी जिस बिंदु पर वो आवेश उपस्थित होता है, परीक्षण आवेश जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं उस बिंदु पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं उस पर उपस्थित आवेश पर विद्युत क्षेत्र निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपनी बात इसकी। हुई या नहीं हुई, ठीक है।
हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट आपके प्रकृति में कुछ महत्वपूर्ण कण। अब आपके प्रकृति के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कण पाए जाते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आते हैं और वो न्यूमेरिकल आप तभी हल कर सकते हैं जब आप उन कणों के बारे में जानो। तो चलिए कौन से कण हैं, तो बच्चों आपको बताते हैं। नंबर 1 है आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो नाभिक के चारों ओर तक कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसको ए माइनस से प्रदर्शित करते हैं, तो ए माइनस या बीटा माइनस कण, या इसको प्रदर्शित करते हैं ए -1 0, यानी इसका परमाणु क्रमांक -1 होता है और द्रव्यमान संख्या 0। यानी जब ये नाभिक से बाहर निकलता है, जब एक इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि कर देता है। तो बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस का ये -1.6 × 10⁻19 कूलम। नंबर 2 आता है आपके कौन, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन होता है A+, तो A+, इसको बीटा प्लस कण भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपके E10 कहलाता है। तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपके 9.1 × 10⁻31 kg, यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर, और पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है आपके प्लस का E, यानी इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट, यानी प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब आपके नंबर 3 कण है, वो है आपके प्रोटॉन। तो नाभिक में पाए जाने वाले कण प्रोटॉन होता है। कौन होता है बच्चों, प्रोटॉन, P+। तो बच्चों प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन में जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो प्रोटॉन के इक्वल। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 kg, और प्रोटॉन का आवेश प्लस का ये होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये तो हो गई बात अपने प्रोटॉन की। अब अपन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, वो आपके कौन है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित करते हैं, तो न्यूट्रॉन होता है N01। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.674 × 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का आवेश होता है 0, यानी ये क्या होता है, उदासीन, ठीक है। नंबर 5 होता है आपके ड्यूट्रॉन। सर ड्यूट्रॉन कौन होता है, ड्यूट्रॉन होता है ड्यूटेरियम का नाभिक, यानी हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है H12। इसका जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ड्यूटेरियम ड्यूट्रॉन बन जाता है। तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, दोनों लगभग बराबर, तो 2 प्रोटॉनों के इक्वल, और ड्यूट्रॉन का आवेश कितना होगा, प्लस का E 1.6 × 10⁻19 कूलम। नंबर 6 होता है आपके अल्फा कण। अल्फा कण आपके हीलियम का डबल आयनाइज एटम होता है। हीलियम का द्विधनायन परमाणु या हीलियम का नाभिक क्या कहलाता है, हीलियम का नाभिक कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो हीलियम का नाभिक अल्फा कण कहलाता है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा, अरे 2 तो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 2 4 प्रोटॉन के इक्वल, और आवेश 2E, यानी E का दुगुना 3.2 × 10⁻19 कूलम। तो ये अल्फा कण का द्रव्यमान और आवेश होता है। और नंबर 7 है आपको बच्चों, जो कहलाता है गामा रे, गामा किरणें। ये कोई कण नहीं होती है, ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, जिनका स्थिर द्रव्यमान 0 और जिनका आवेश 0, ये विद्युत उदासीन होती है।
तो ये आपके कुछ मूलभूत कण हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपको इनके बारे में पता है तो आप इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल इजीली हल कर पाएंगे। ठीक है।